नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बात करते हैं मध्यम वर्गीय परिवार की उस समस्या की जो है लड़की की शादी। जैसे ही मध्यम वर्गीय परिवार में लड़की का जन्म होता है, वैसे ही लड़की के माता-पिता के मन में भी एक समस्या का जन्म होता है और उस समस्या का अंत होता है लड़की की शादी पर। लगभग हर मध्यम वर्गीय परिवार की बहुत बड़ी समस्या होती है लड़की की शादी। शादी में परिवार एक बहुत बड़ी गलती करता है और वह है शादी से पहले लड़की की रजामंदी स्वीकृति की, लड़की की आजादी की। इस समस्या को एक प्रेरणादायक तरीके से बताया है जगदीश चंद्र माथुर ने। नाम है रीढ़ की हड्डी। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और हम आपको समझाते हैं और वह है हिंदी की विधा एकांकी की, क्योंकि यह पाठ इसी विधा में लिखा गया है। हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते आपको एकांकी किसे कहते हैं इसका अर्थ जरूर पता होना चाहिए। एकांकी में केवल एक प्रमुख घटना दिखाई जाती है जिसमें लेखक बहुत कम शब्दों में एक प्रभावशाली संदेश दे पाता है। एकांकी पढ़ने का तरीका कविता कहानी से अलग होता है। कविता कहानी में केवल शब्द माध्यम होते हैं, जबकि एकांकी में दृश्य, जो मंचन और अभिनय को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, इसमें दृश्य देखना महत्वपूर्ण होता है, जैसे नाटक, फिल्म, टेलीविजन आदि। यह ठीक वैसा ही है जैसे फिल्म की जगह उसका ट्रेलर। इसमें संवादों, दृश्यों के आरंभ करने से पहले कोष्ठक में दिए गए निर्देश, जैसे झुककर बैठना, धीरे बोलना, तेज बोलना आदि, ये निर्देश एकांकी को नाटक की एक्टिंग करने में सहायक होते हैं। एकांकी नाटक का एक भेद है और इसमें केवल एक अंक होता है और एक ही स्थान पर पर्दा उठता है और एक स्थान पर पर्दा गिर जाता है। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी भी राम स्वरूप की बैठक में ही शुरू होता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी भी सामाजिक व्यवस्था की कुछ रूढ़ियों और गलत परंपराओं को हमारे सामने लाता है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार में लड़की की शादी में होने वाली समस्याओं का चित्रण है। इसमें एक पढ़ी लिखी लड़की के सामने आने वाली चुनौतियों को मर्म स्पर्शी चित्रण द्वारा दिखाया गया है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों से अधिक दो परिवारों का संबंध होता है। कभी कभी यह संबंध दो राज्य, दो देश और कई बार तो दो सभ्यताओं का मिलन होता है। शादी में दोनों पक्षों को बराबर समझना चाहिए। ये तराजू के दो पलड़े हैं। पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं, जिसमें दोनों का बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर बराबर नहीं है तो फिर रिश्तों में समस्याएं आएंगी। दरअसल आज भी समाज की रूढ़ियां इतनी कठोर है कि वह शादी से पहले लड़की की भावनाएं, उसकी रुचि अरुचि, शिक्षा, रंग रूप आदि को अनदेखा करता है। लड़के वाले शादी से पहले लड़की को ऐसे देखते हैं जैसे एक सामान या जानवर खरीदने आए हो। वह लड़की को बुलवाकर, चलवाकर, गाना गवाकर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं मानो वह लड़की नहीं बल्कि किसी जानवर या सामान को खरीदने आए हो। इसके विपरीत अगर लड़की तेज आवाज में बात कर ले या पलटकर लड़के वालों से सवाल कर ले तो यह उनकी असभ्यता का सूचक माना जाता है। प्रस्तुत पाठ में लड़की उमा जब प्रश्न और तर्क लड़के और उसके पिता से करती है तो यहाँ उन्हें अपनी बेइज्जती नजर आती है।
आइए पाठ को शुरू करते हैं। पहले पाठ का सार आसान शब्दों में समझ लेते हैं। क्योंकि यह एकांकी है, यह राम स्वरूप की बैठक में शुरू होता है और वहीं खत्म भी हो जाता है। राम स्वरूप अपनी बेटी उमा, जो पढ़ी लिखी बीए पास है, इसकी शादी के लिए चिंतित और प्रयासरत हैं। कई लड़के इसको देखने आ चुके हैं, पर रिश्ता पक्का नहीं हुआ। इसी क्रम में गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर के साथ उमा को देखने वाले हैं। रामस्वरूप, जो उमा के पिता हैं, उसके घर इसी की तैयारियां चल रही हैं। बैठक को ठीक ठाक किया जा रहा है, नाश्ते की व्यवस्था की जा रही है। नाश्ते के बाद उमा को तैयार होकर सामने बुलाया जाता है। गोपाल प्रसाद, जो शंकर के पिता हैं, यह बेटे का विवाह खुद तय करना चाहते हैं। जो महिलाओं के उच्च शिक्षा के घोर विरोधी हैं, उनका मानना है लड़की की जगह केवल चूल्हे चौके तक ही सीमित होनी चाहिए। अगर महिलाएं राजनीति पर बहस करेंगी तो अनर्थ हो जाएगा। गोपाल प्रसाद इन सब पर पुरुषों का एकाधिकार चाहते हैं। हाँ, एक बात और है, वह नारी को सुंदर होना नारी का अनिवार्य गुण मानते हैं, जो शादी के लालची भी हैं। शंकर एक सामान्य नौजवान है। यह पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं है, कई बार तो फेल भी हुआ है। पिता के आगे दबकर बैठना, हर बात पर पिता की हाँ में हाँ मिलाने वाला, लड़कियों के हॉस्टल में ताक-झाक करने वाला, चरित्रहीन, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दोनों से कमजोर, जिसमें रीढ़ की हड्डी जितना सम्मान भी नहीं है। गोपाल प्रसाद और शंकर जब उमा को चलाकर गाना गवाकर देखते हैं और उमा के उच्च शिक्षा पर विरोध करते हैं, तो उमा उनके व्यवहार से आहत होकर प्रतिरोध करती है। यह एकांकी उसकी व्यवस्था क्रोध आक्रोश के साथ समाप्त होता है। अंत में गोपाल प्रसाद और शंकर का जाना और नौकर रतन का मक्खन लेकर पहुंचना केवल संयोग नहीं, एक नाटकीय कौशल है, जो एक और अपूर्णता और पूर्णता को दर्शाता है। क्योंकि एकांकी पढ़ने का तरीका कविता और कहानी से अलग होता है, इसलिए इसके पढ़ने का ढंग अच्छी तरह समझ लिया जाए। एकांकी में संवाद, डायलॉग, सीन के आरंभ में पहले कोष्टक में दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़ लिए जाते हैं, जो नाटक या मंच पर एक्टिंग करने में सहायक होते हैं। आइए अब पाठ को थोड़ा पढ़ते हैं। एकांकी को पढ़ने का जो तरीका होता है वह कहानी और कविता से थोड़ा सा अलग होता है। ये तरीका क्या होता है, आइए मेरे साथ आप इस पाठ का कुछ हिस्सा शुरू का, कुछ हिस्सा लास्ट का पढ़ते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की तरफ चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा हिस्सा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, इस तख्त को उधर दे। हाँ, बस 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 बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ जब अकल बट रही थी तो क्या देर से पहुंचा था क्या? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, तख्त बिछा दो। ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने जवानी में कसरत की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं यूं यूं, बस बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। और सुन, चादर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई थी। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर 2-4 बार हाथ मारते हैं। इस बीच प्रेमा आती है, जो एक छोटे से कद की है। चेहरे और आवाज से पता लगता है कि यह बहुत बिजी हैं। उनके पीछे बिल्ली बना हुआ नौकर आ रहा है।
बाबू साहब रामस्वरूप इन दोनों को देखती हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा है रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुलवे कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। ये पाठ का शुरू का हिस्सा है। अब थोड़ा लास्ट का हिस्सा पढ़ लेते हैं। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती क्या? आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं, और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे, वहां से कैसे भगाए गए थे? शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इससे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पे पड़कर मुंह छिपाकर वहां से भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद गुस्से में खड़े होकर, बस बहुत हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ धोखा किया। आपकी लड़की तो बीए पास है, और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी, मैं चलता हूँ। बेत ढूंढकर उठाते हैं। बीए पास? उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटा, चले। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे में रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, और उनके लड़के के चेहरे पर रूखापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में अंदर आना। प्रेमा, उमा उमा रोती हुई। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो दोस्तों, यह एकांकी को पढ़ने का तरीका होता है। इसमें कहाँ तेज बोलना है, कहाँ हल्का बोलना है, और किस तरीके से बोलना है, इसके निर्देश कोष्टक में दिए जाते हैं, और किस किरदार को क्या बोलना है यह उनके नाम के साथ लिखा हुआ होता है। तो उम्मीद है अब आप इस एकांकी को पढ़ने का तरीका सीख गए होंगे। आप एक बार इस एकांकी को पूरा पढ़ें, और आपको पूरा पढ़ने के बाद पाठ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एकांकी एक नाटक की तरह मंच पर होता है। जिस किरदार को क्या डायलॉग बोलने हैं यह सब लिखा होता है, और किस तरह से बोलने हैं यह भी कोष्टक में लिखा होता है, जिससे अभिनय करने में आसानी होती है। आप चाहे तो इस नाटक को 5 लोग मिलकर खेल भी सकते हैं। किसको क्या कब कब बोलना है यह सब इस एकांकी में लिखा हुआ है। आइए इस पाठ के शीर्षक पर जरा बात कर लेते हैं। इस एकांकी का नाम है रीढ़ की हड्डी, जो बिल्कुल एकदम सही है। यहाँ रीढ़ की हड्डी का अभिप्राय आत्मविश्वास और स्वाभिमान। जिस प्रकार हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी कमी से शरीर टिका ही नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार एक इंसान के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह उसका
आत्मविश्वास, स्वाभिमान का होना बहुत जरूरी है। आइए अब इस पाठ के चरित्र चित्रण की बात कर लेते हैं। यह इस एकांकी में 4 मुख्य पात्र हैं, जिसमें पहला है रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद, उमा और शंकर। पहला किरदार है रामस्वरूप। रामस्वरूप उमा के पिता हैं, जो मध्यम वर्गीय क्षेत्र के हैं, जो अपनी पढ़ी लिखी बेटी की शादी के लिए चिंतित और प्रयासरत है। कई लड़कों के आने से ये और भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि कई लड़के इनकी बेटी को देख चुके हैं, लेकिन कहीं से रिश्ता पक्का नहीं हुआ। शायद यही टेंशन या गुस्सा यह अपनी पत्नी और नौकर से बात करते वक्त चिल्लाते हैं, जिससे इनका ये जो परेशानी है चिल्लाहट में झलकती है। इनकी सोच और मानसिकता मध्यम वर्गीय है, जो यह मानते हैं कि लड़की को कम पढ़ा लिखा होना चाहिए और अधिक सुंदर। शादी से पहले लड़के और लड़की की कुंडली मिलाना जरूरी है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन इनकी एक बात और मनोरंजक है, अगर कुंडली ना मिले तो दोनों की कुंडली ठाकुर जी के चरणों में रख दो, ठाकुर जी अपने आप कुंडली मिला देते हैं। इसमें दूसरा किरदार है गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं, जो लड़के को अपनी संपत्ति समझते हैं और लड़की का चुनाव भी खुद करना चाहते हैं। शादी के लिए इनका मानना है लड़की को समाज में ज्यादा अधिकार नहीं होने चाहिए, उसका पति के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, उसे कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, अधिक सुंदर होना चाहिए, क्योंकि उसे करना क्या है, रसोई में चौका चूल्हा ही तो संभालना है। लड़की को राजनीति पर बहस नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उनका दृष्टिकोण शादी नहीं, एक बिजनेस है। उमा नाटक की सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। वह मध्यम वर्गीय परिवार की एक सामान्य लड़की है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त है। उसके लिए कई रिश्ते आ चुके हैं, लेकिन अभी तक रिश्ता पक्का नहीं हुआ, इसलिए उसकी रुचि अब लड़के देखने में नहीं है। उसको यह महसूस होता है कि वह लड़की न होकर कोई सामान या जानवर है, जिसे लड़के वाले खरीदने आए हैं। उमा एक आधुनिक स्त्री है, जिसका अपना व्यक्तित्व है, अपने विचार हैं, अपनी रुचि है, सच्ची बात कहने का साहस भी है। उसमें बेबसी, पीड़ा, असमर्थता एवं आक्रोश भी है। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। शंकर एक सामान्य नौजवान है, जो स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दोनों से कमजोर है। पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है, कई बार फेल भी हुआ है। वह पिता के आगे दबकर रहता है। इसमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान की बहुत कमी है। उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात कोई भी बात आत्मविश्वास से करने का साहस ही नहीं है। वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाक करता हुआ पकड़ा जाता है, अर्थात चरित्रहीन है। इन पात्रों के अलावा इसमें 2 गौण पात्र और भी हैं। इसमें पहला गौण पात्र है प्रेमा, जो उमा की माँ है, जिसका मानना है लड़कियों के ज्यादा पढ़ने लिखने से उनका दिमाग खराब हो जाता है। लड़कियों को केवल एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, स्त्री सुबोधनी, और वो ही पढ़ना पर्याप्त है। यह भी मानती हैं कि लड़की का सुंदर होना बहुत जरूरी है। इसमें एक और गौण पात्र है, और वो है नौकर, जिसका नाम रतन है, जो बात बात में मालिक की डांट सुनता रहता है और इस एकांकी के केवल आरंभ और अंत में ही दिखाई देता है। दोस्तों, अब आपने इस पाठ के सभी चरित्र चित्रण का अध्ययन कर लिया है।
परीक्षा में किसी एक का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आ सकता है। उम्मीद है अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप किसी एक का चरित्र चित्रण बड़ी आसानी से लिखते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आपको? उम्मीद है सरल भाषा और महत्वपूर्ण अंशों को स्पेशल इफेक्ट के साथ समझाने से आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा और यह वीडियो आपको मनोरंजक और आसान लगी होगी। इस पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चनों को मैंने समझाया है। इसमें डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर के लिए मैंने वीडियो की एक समय अवधि बताई है। आपको उस वर्णनात्मक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वीडियो को उसी समय अवधि पर देखना होगा और लास्ट में इस पाठ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर भी हैं जो आप जरूर देखें। आइए इसका पहला वर्णनात्मक प्रश्न पढ़ते हैं। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा का यह कथन शंकर की किन कमियों की ओर इशारा करता है? इसके आंसर के लिए आपको वीडियो को 14 मिनट 45 सेकंड से 15 मिनट 5 सेकंड तक पुनः देखना होगा। आइए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके आंसर के लिए आपको वीडियो को 2 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट 2 सेकंड तक पुनः देखना होगा। आइए इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसके आंसर के लिए आपको वीडियो को 14 मिनट 30 सेकंड से 15 मिनट 6 सेकंड तक दोबारा देखना होगा। इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उमा के किन्हीं 2 चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। इस पाठ में आप मुख्य पात्र किसे मानते हैं? इन दोनों का आंसर एक ही है, जिसके लिए आपको वीडियो को 17 मिनट 25 सेकंड से 18 मिनट 27 सेकंड तक वीडियो को दोबारा देखें। आइए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इसके आंसर के लिए आपको वीडियो को 15 मिनट 26 सेकंड से 17 मिनट 25 सेकंड तक दोबारा देखें। क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? यह कथन किसका है? पहला रामस्वरूप का, दूसरा गोपाल प्रसाद का, तीसरा प्रेमा का या चौथा उमा का? इसका सही आंसर है 4 उमा का। उमा गाते गाते अचानक रुक जाती है क्योंकि वह गाना भूल जाती है, अब और नहीं गाना चाहती, शंकर को पहचान जाती है। या चौथा रामस्वरूप उसे रुकने का संकेत देते हैं। इसका सही आंसर है तीसरा, शंकर को पहचान जाती है। उमा के अनुसार शंकर की बैकबोन क्यों नहीं थी? वह झुककर बैठता था, वह पढ़ाई में कमज़ोर था, वह पिता के सामने बोलता नहीं था, वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाक करता था। इसका सही आंसर है चौथा, वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाक करता था। एकांकी के आरंभ में रामस्वरूप और प्रेमा किसकी तैयारी कर रहे हैं? अपने रिश्तेदार के आने के लिए, बहुत दिनों के लिए बाहर जाने के लिए, उमा को देखने के लिए, लड़के वाले के आने के लिए या उमा की सहेली आने के लिए?
इसका सही आंसर है तीसरा, उमा को देखने के लिए, लड़के वालों के आने के लिए।